हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। टॉपिक का नाम डाल देते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और मित्रों, माइकोप्लाज्मा के डिस्कशन के साथ ही किंगडम मोनेरा फिनिश हो जाएगा आज। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किंगडम, बोले तो प्रोटिस्टा को। ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम माइकोप्लाज्मा को फिनिश कर लेंगे। तो मित्रों, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म है जो कुछ डिजीजेस कॉज करता है। बात करेंगे हम माइकोप्लाज्मा के बारे में, इसकी कुछ हिस्ट्री से कि कैसे पता लगा कि माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है और सारी चीज़ों का कैसे पता लगा। तो बात है मित्रों कुछ ऐसी, इन 1898 में दो फ्रेंच साइंटिस्ट होते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट कौन कौन से? एक होते हैं ई नौकार्ड साहब और एक होते हैं आर रॉक्स साहब। ये दोनों बंदे जो कैटल्स प्लूरोनिमोनिया डिजीज से सफर थे, जिनको प्लूरोनिमोनिया डिजीज हो रही थी, जिन कैटल्स को, उन कैटल से प्लूरल फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस प्लूरल फ्लूइड की स्टडी करते हैं और पाते हैं कि जो प्लूरोनिमोनिया हो रहा है कैटल्स में, वो एक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। और तब उस ऑर्गेनिज्म का नाम ये रखते हैं अपने हिसाब से। इन्होंने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कॉज कर रहा है, विच कॉजेज प्लूरोनिमोनिया डिजीज इन कैटल्स। कौन सी डिजीज? प्लूरोनिमोनिया डिजीज है। इसको कॉज करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैटल्स के अंदर, और तब इसके बेस पर ये इस ऑर्गेनिज्म का नाम रख देते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम रख देते हैं? नाम रखते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। शॉर्ट में जिसको मित्रों PPLO भी बोलते हैं। PPLO आप ज्यादातर देखोगे PPLO लिखा होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले बताया ई नौकार्ड और आर रॉक्स साहब ने इन 1898 में। ठीक है जी, बता दिया, जिसको आज हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। बट फिर बाद में, इसके बाद इन 1929 में एक साहब आते हैं, नोवाक साहब। तो नोवाक साहब क्या करते हैं? इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेस पर इसकी स्टडी करते हैं, इस ऑर्गेनिज्म की जो कॉज कर रहा है प्लूरोनिमोनिया डिजीज इन कैटल्स। स्टडी करने के बाद PPLO ऑर्गेनिज्म को वो जीनस माइकोप्लाज्मा में रखते हैं। नोवाक साहब रखते हैं इस ऑर्गेनिज्म को इन जीनस माइकोप्लाज्मा। इसके बाद मित्रों डिस्कवरी इन्होंने की। इन्होंने बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है इन कैटल्स। नोवाक साहब ने ऑर्गेनिज्म जो PPLO है उसको रखा जीनस माइकोप्लाज्मा में। उसके बाद एक साइंटिस्ट और उसके कुछ साथी आते हैं जो जापानीज थे, जिनका नाम है डोई। वो आते हैं मित्रों इन 1967 में। डोई साहब, डोई एट अल, इनके साथी भी होते हैं कुछ, डोई एट अल साहब,
ये काम कर रहे होते हैं प्लांट में होने वाली एस्टर येलो डिजीज पर। ये काम करते हैं प्लांट में जो होती है एस्टर येलो डिजीज, एस्टर येलो डिजीज, येलो डिजीज पर ये काम करते हैं। और ये डिजीज होती है प्लांट्स के केस में, प्लांट्स में भी देखेंगे मित्रों, सनफ्लावर के अंदर ये होती है। तो ये क्या देखते हैं डोई साहब कि प्लांट में एस्टर येलो डिजीज को कॉज करने वाला होता है माइकोप्लाज्मा। कौन कॉज करता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस डिजीज को कॉज कर रहा है, एस्टर येलो डिजीज को, इन प्लांट्स के केस में। तो डुई साहब क्या करते हैं? डुई साहब कहते हैं कि जी इसका नाम आप पीपीएलओ मत रखिए, इसका नाम ये लोग चेंज कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं फिर ये माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने नाम दिया उस ऑर्गेनिज्म को, या हम बोले माइकोप्लाज्मा को, इन्होंने नाम दिया माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोले तो MLO शॉर्ट में ये। और इन्होंने ये भी बताया कि जो ये डिजीज है एस्टर येलो डिजीज, इस डिजीज के अंदर प्लांट्स में जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू में भी जो सीव ट्यूब है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये डिजीज उनको ज्यादा इन्फेक्ट करती है। कौन सी? एस्टर येलो डिजीज। ये भी इन्होंने ही बताया डोई साहब ने। तो मित्रों हिस्ट्री में तो ये था। इनोकार्ड आर्रॉक साहब बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जो प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है कैटल्स में, और नाम रख देते पीपीएलओ। नोवाक साहब उनके कुछ करैक्टर देखकर उनको जीनस माइकोप्लाज्मा में रखते हैं। उसके बाद डोई साहब ये बताते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म प्लांट में भी डिजीज कॉज कर रहा है। और कौन से डिजीज पर काम किया? एस्टर येलो डिजीज पर काम किया। और उन्होंने ये भी बताया डोई साहब ने कि ये डिजीज प्लांट के फ्लोएम टिश्यू को इन्फेक्ट करती है, और फ्लोएम टिश्यू के किसको? सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है या इफेक्ट कर रही है। चलिए मित्रों, ये तो रहा कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कि माइकोप्लाज्मा तक लोग पहुंचे कैसे, कैसे पता लगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो माइकोप्लाज्मा है, कैसे नाम आया, ये सारी बातें। बाकी अब बात करते हैं हम कुछ जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स कि क्या कैरेक्टर्स हैं? तो मित्रों पहला कैरेक्टर तो यह है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा साइज है, एक बैक्टीरिया से भी छोटा है, स्मॉलेस्ट है। आपसे कोई पूछता है कि किसी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए, तो आप बेझिझक क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। दूसरा कैरेक्टर यह है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है। तीसरा कैरेक्टर यह है कि जो इसकी मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर्ड ना होकर ट्राइलेयर्ड है। तीसरा कैरेक्टर है ट्राइलेयर्ड, ट्राइलेयर्ड मेम्ब्रेन, ट्राइलेयर्ड मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन है वो मित्रों लिपोप्रोटीन की ही बनी हुई है, जैसे कि सभी में होता है लिपोप्रोटीन, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में किसकी बनी है? मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी है। वो एक अलग बात है कि आर्की बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड थी, वो डिफरेंट केस था, लेकिन सभी में लिपोप्रोटीन की बनी है। इसमें खास बात यह है माइकोप्लाज्मा में मित्रों कि इसमें ट्राइलेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? ट्राइलेयर्ड। नेक्स्ट कैरेक्टर ये था जो कि और प्रोकैरियोटिक सेल में किसी में भी नहीं था। हमने ब्लू ग्रीन एल्गी भी देखा, हमने आर्की बैक्टीरिया भी देखा, यू बैक्टीरिया भी देखा, वो कैरेक्टर किसी में था ही नहीं। जो इसमें है वो ये है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर
डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। डीएनए भी कैसा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और इसके साथ साथ मित्रों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आर प्रेजेंट। दोनों ही प्रेजेंट हैं, जबकि हमने देखा था किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें तो ऐसा नहीं है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, लेकिन इसमें दोनों थे। एक करैक्टर मित्रों ये है इसका, अगर न्यूट्रिशन की बात करें कि माइकोप्लाज्मा न्यूट्रिशन कैसे करता है, तो ये ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये ऑस्मोसिस के थ्रू अपनी सेल के अंदर लेता है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा अजीब है ये बात कहना कि जी ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ऑस्मोसिस तो केवल सॉल्वेंट का होता है। बट ठीक है मित्रों, मतलब अगर हम ऑस्मोसिस ना बोलकर एब्जॉर्प्शन बोले तो ज़्यादा बेटर था। हालांकि बुक्स में ऑस्मोसिस ही बता रखा है कि न्यूट्रिशन ऑस्मोट्रॉफिक होता है। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि जी न्यूट्रिशन ऑस्मोट्रॉफिक कैसे हो गया। न्यूट्रिशन में तो ये होगा, ऑस्मोसिस तो ये होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द परमेबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट होता है। जबकि न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स तो मित्रों क्या है, सॉल्यूट है, तो वो ऑस्मोसिस से कैसे हो सकता है। तो चलो ठीक है, लेकिन बुक्स में लिखा है और वही पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, तो वही आपको बताना है। बाकी मैं अपना बताऊं पर्सनली तो एक तरह से एब्जॉर्प्टिव है, ये एब्जॉर्प्शन टाइप का है, ना कि ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। तो ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। न्यूट्रिएंट्स टेकन बाय ऑस्मोसिस। अब आप भी सोचिए ना, ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस तो मित्रों सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द परमेबल मेम्ब्रेन, और न्यूट्रिएंट्स हैं सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस कैसे, ये बात कुछ मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी है, लेकिन आप ठीक है, अब लिखा है, पेपर भी इसी हिसाब से बनेगा, तो जाहिर सी बात है मामला यही लिखना है आपको। नेक्स्ट मित्रों जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा जो हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स, एनारोबिक मतलब, फैकल्टेटिव एनारोबिक का मतलब समझिए। अगर बात यह की जाए कि ऑर्गेनिज्म केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह सकता है, अगर केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रह सकता है तब तो वो ऑब्लिगेट हो गया, ऑब्लिगेट एरोब। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है और बिना ऑक्सीजन के भी अगर वो सर्वाइव कर ले जाएगा तो फिर वो फैकल्टेटिव एनारोब कहलाएगा, एनारोबिक। तो ये ऑर्गेनिज्म फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मतलब कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब नॉर्मली तो ये ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रहते हैं, जहां ऑक्सीजन है वहीं पर रहेंगे। बट इन केस ऑक्सीजन नहीं है एनवायरनमेंट में, तब भी ये ऑर्गेनिज्म जो माइकोप्लाज्मा है वो सर्वाइव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया फैकल्टेटिव एनारोबिक, जो मोस्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट आता है मित्रों
नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सैप्रोफाइटिक है। मोस्ट ऑफ क्या है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक है नेचर में, मतलब ये अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकिंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, माइकोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म है। बट ये फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होते हैं। सैप्रोफाइट बट फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट भी ये रहते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए इनको मित्रों डेड एंड डिकिंग मैटर नहीं मिला, अब न्यूट्रिशन कहां से लें ऑर्गेनिज्म, तो उस केस में ये एज ए पैरासाइट भी रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए बोला फैकल्टेटिव पैरासाइट, ना कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो ये है कि भैया रहेंगे जिंदा तो केवल पैरासाइट बनकर ही रहेंगे, नहीं तो जीना नहीं है। लेकिन ऐसा करते नहीं है, ये करते हैं नॉर्मली तो डेड एंड डिकिंग मैटर से ऑब्टेन अपना न्यूट्रिशन। बट अगर नहीं है एनवायरमेंट में तब ये एज ए पैरासाइट भी रह लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मित्रों इनका करेक्टर देखेंगे, जो एम्फिसिलिन वो पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो माइकोप्लाज्मा पर कुछ भी असर नहीं कर पाती। मतलब पेनिसिलिन के लिए एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है उसके लिए माइकोप्लाज्मा टोटली रेजिस्टेंट है। कारण सिंपल, क्योंकि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो काम करती है सेल वॉल पर, अपना एक्शन करेगी सेल वॉल पर, और भैया सेल वॉल तो यहां है ही नहीं। जब सेल वॉल ही नहीं है तो माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए हो जाता है रेजिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर टेट्रासाइक्लिन की बात करें या क्लोरामफेनिकोल की बात करें, जो दो और हैं एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल, उसके लिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्शन करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक एक्शन करेंगी ये सेल वॉल पर नहीं करेंगी। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल ये एक्शन करती है सेल मेम्ब्रेन पर, और इसके पास तो है ही क्या, है ही सेल मेम्ब्रेन। तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल के लिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव होता है, जबकि पेनिसिलिन के लिए, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, उसके लिए माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट होता है। तो मित्रों ये थे कुछ कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स माइकोप्लाज्मा के। अच्छा, मुझे अपने बेस पर मैं बताऊं, जैसे कि हमने देखा और हमें पता लगा कि अर्थ जब बनी तो सबसे पहले अर्थ पर आने वाले ऑर्गेनिज्म ही बैक्टीरिया थे। भाई सबसे पहले तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से फिर इवोल्यूशन होता गया, फिर बाकी और चीजें आई, ठीक है ना। फिर हमने मित्रों देखा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट्स में हमने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी को। हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर करैक्टर्स ये देखे कि उसने वो करैक्टर्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन एक्वायर कर लिए जो उसको प्लांट्स की तरफ लेके जाए। मतलब प्लांट्स वाले कुछ करैक्टर आपने देखा, पिगमेंट सिस्टम देखा, फोटोसिंथेसिस देखा उसमें, और फोटोसिंथेसिस भी ऑक्सीजेनिक देखा, जैसे कि हायर ग्रीन प्लांट्स करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में वो करैक्टर्स आ गए थे, वो डेवलप कर लिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी अब इवोल्यूशन करा सके, इवोल्यूशन की तरफ मुड़ सके प्लांट्स के लिए। वैसे ही मित्रों जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है, पर्सनल तौर पे लगता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से एक ऐसा इवोल्यूशन कर कर बना है, अपने आप में ऐसा चेंज किया है कि इसका इवोल्यूशन मूव ऑन करेगा एनिमल सेल के लिए। क्योंकि देखिए एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल इसमें भी नहीं है, ठीक है ना। और मुझे बताऊं तो मुझे जो लगता है कि ट्राइलेयर्ड सेल मेम्ब्रेन होने का ना एक कारण हो सकता है कि जब बैक्टीरिया आए तो सेल वॉल थी, उनके पास सेल वॉल थी और डबल लेयर्ड सेल वॉल थी किसी के पास सिंगल लेयर्ड थी और सेल मेम्ब्रेन थी। तो हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हों जिनके पास डबल लेयर्ड सेल वॉल थी, सिंगल लेयर्ड जो सिंगल लेयर थी उसकी सेल मेम्ब्रेन की वो थी, लेकिन सेल वॉल चेंज हो गई सेल मेम्ब्रेन में ड्यूरिंग एवोल्यूशन, और जिसकी वजह से उन बैक्टीरियाज में या उन ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया ना कहकर मित्रों अगर ऑर्गेनिज्म बोलूं तो ज्यादा बेटर है,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेल वॉल ड्यूरिंग एवोल्यूशन हो सकता है चेंज हो गई हो सेल वॉल में, वो सेल मेम्ब्रेन में, और जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म हो गए ट्राई लेयर्ड मेम्ब्रेन वाले, जिनके अंदर ट्राई लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन थी। तो ये भी एक इवोल्यूशन हो सकता है। अब इवोल्यूशन है मित्रों, ना तो मैंने देखा है ना आपने देखा है, बस ये है दिमाग जिस तरफ लेके जाता है वही सिस्टम होता है, करैक्टर्स के बेस पर कि कौन एक्वायर कर रहा है किस इवोल्यूशनरी डायरेक्शन में जाने के लिए। ये सारी बातें देखते हुए मुझे लगता है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसी सेल थी, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसका इवोल्यूशन ले जा रहा था बैक्टीरिया को एनिमल किंगडम की तरफ। ठीक है ना। चलिए, तो मित्रों ये था जनरल करैक्टर्स माइकोप्लाज्मा के बारे में। बाकी अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिप्रोडक्शन है। तो मित्रों रिप्रोडक्शन में तो हम देखेंगे कि वही है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें माइकोप्लाज्मा में, तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रही है। एक तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन जो है मोस्ट कॉमन है। दिस इज द मोस्ट कॉमन। क्या है? मोस्ट कॉमन है। एक है एलिमेंट्री बॉडीज बनाकर, बाई एलिमेंट्री बॉडीज कुछ नहीं है एक्चुअल में। क्या है? जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वही अनइवन फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाती है, अनइवन फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और उन अनइवन फ्रैगमेंट्स को ही हम एलिमेंट्री बॉडीज बोल रहे हैं, और यही एलिमेंट्री बॉडीज कंप्लीट माइकोप्लाज्मा तैयार कर देती हैं। ठीक है ना। ये दो तरह का रिप्रोडक्शन है। और मित्रों माइकोप्लाज्मा की खास बात और है जो मैं जनरल कैरेक्टर्स में बताना आपको भूल गया था, वो बता देता हूं। माइकोप्लाज्मा की खास बात यह है कि सेल वॉल तो हमें पता है नहीं इसके पास, केवल सेल मेम्ब्रेन है। तो ये प्लियोमॉर्फिक शेप को शो करते हैं। प्लियोमॉर्फिक, इनकी शेप आप देखोगे एक जैसी मिलेगी ही नहीं। आपने एक माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म देखा, उसकी शेप अलग होगी, एक अलग देखा उसकी शेप अलग होगी। मतलब एक ही माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म अपनी शेप चेंज कर लेगा। कि हमने देखा अभी अभी माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म को, तो हमें शेप दिखी, हमने नोट कर ली। अब उसके 1 मिनट बाद देखिए माइकोप्लाज्मा आपको चेंज पाएगा, वो शेप में पाएगा ही नहीं। ठीक है ना। एक डेफिनेट शेप में नहीं रहता है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन है। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। हालांकि कुछ बुक्स में आप देखोगे जो पुराने एडिशंस हैं उनमें लिखा है कि माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। लेकिन मित्रों एक बात बताइए, हम पढ़ तो इसको प्रोकैरियोट में रहे हैं भाई, हम इसको पढ़ किस किंगडम में रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मोनेरा किंगडम के अंदर। तो जोकर प्लांट किंगडम का कैसे हो जाएगा? ये प्लेंटी में थोड़ी आता है, ये तो मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। इसलिए सही मायने में तो ये है कि ये जोकर है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी ये बोलेंगे हम, ना कि प्लांट किंगडम। हालांकि बुक्स में लिखा हुआ है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही है, लेकिन प्लांट किंगडम का नहीं है जोकर। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर होता है। उसके बाद मित्रों अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिजीज के बारे में। मित्रों पहले आप ये बताइए, फीलिंग तो आ रही है ना, आपको समझ में तो आ रहा है ना। फीलिंग का मतलब यही है कि आपको दिमाग में इमेज बन रही है, वीडियो बन रही है, यही फीलिंग का मतलब होता। फीलिंग का और कोई कुछ मतलब नहीं होता। फीलिंग आने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है, सीन चल रहा है। जैसे जैसे मैंने बताया कि इन साइंटिस्ट ने तब काम किया, तो आप पहुंच गए उस टाइम पर और आपको लगा, फीलिंग आई कि हाँ ये हो रहा है काम। चलिए अब मित्रों अब बात करते हैं डिजीज कॉज कौन सी करते हैं। तो डिजीज हम देखेंगे मित्रों, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल भी करता है, लिटिल लीफ डिजीज
लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल। मित्रों एक हम देखेंगे बंची टॉप ऑफ पपाया। पपाया के अंदर भी डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है बंची टॉप ऑफ पपाया। एक हम देखेंगे मित्रों डिजीज कॉज करता है एस्टर येलो डिजीज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री में कि जो डोई साहब थे उन्होंने एस्टर येलो डिजीज पर काम किया। तो एक प्लांट्स के अंदर एस्टर येलो डिजीज कॉज करता है। प्लांट्स में भी ये जो डिजीज है सनफ्लावर की डिजीज है, एस्टर येलो डिजीज। एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर। एक डिजीज हम देखेंगे मित्रों विच इज ब्रूम डिजीज, विच इज ब्रूम डिजीज। ब्रूम डिजीज इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या है? लेग्यूम। लेग्यूम्स के अंदर लेग्यूम। और यही डिजीज पोटैटो के अंदर भी कॉज करता है। पोटैटो आलू के अंदर भी यही डिजीज कॉज करता है जो जिसका नाम है विच इज ब्रूम डिजीज। ये डिजीजेस हैं। इन डिजीजेस को ट्रांसमिट कौन करता है? अब बात ये आती है कि ये डिजीज है, ठीक है, हमने देखा डिफरेंट प्लांट्स पर डिजीज हो रही है। ब्रिंजल में भी हुई, पपाया में भी हुई, सनफ्लावर में भी हुई, ग्राउंडनट में भी हो रही है। तो डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसमिट हो कैसे रही है, कर कौन रहा है? तो मित्रों इसका जो मेन ट्रांसमीटर होता है, जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, वो होता है लीफ हॉपर। जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर वो है मित्रों लीफ हॉपर। लीफ हॉपर ये ट्रांसमिट करता है डिजीज को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर। तो मित्रों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है माइकोप्लाज्मा। इसी के साथ किंगडम मोनेरा फिनिश हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई हैं। कोई प्रॉब्लम है मित्रों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी प्रॉब्लम्स को ले लिया जाए और उनको दूर किया जाए। ठीक है फिर मित्रों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।